नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। सर्दी का सितम कैसे बचे हम, ये सवाल सबके लिए बड़ा होता जा रहा है। बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि लोग कुछ ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पहली बात, क्योंकि शुरुआत होती है गले से, गला इन्फेक्ट होता है और उसके बाद सर्दी खांसी और इस तरह की परेशानियां, और धीरे धीरे ये इतना लंबा खिंच जाता है। तो आमतौर पर लोग मानते हैं कि 3-4 दिन की बात है, मौसम का बदलाव है, अगर कोई वायरल या इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन होता है तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात यह है कि क्या इससे बचा जा सकता है या फिर जो सीवियरिटी हम फेस कर रहे हैं उससे बचा जा सकता था? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज इस कार्यक्रम में। तो पहले मिलते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी, रोजवॉक हॉस्पिटल की कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर शर्वरी दभाड़े दुआ और मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट समीक्षा कालरा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहनी, ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और अभी मौसम विभाग ये कह रहा है कि सर्दियां और पड़ने वाली है, शीतलहर पूरे उत्तर भारत में चालू हो गया है। तो क्या कुछ ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और खास करके जो गले की शिकायत है वो कुछ ज्यादा ही हो रही है? क्या वजह है? इस सीजन में हर साल जो बीमारियां हैं वो थोड़ी बढ़ के आती हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि इस साल भी हमें हो रहा है। इस साल मुझे जहां तक लग रहा है, लोग इतने कोविड से 2 साल से कमरों में बंद थे, घरों में बंद थे, तो सब आप मार्केटों में जाइए, आप होटल्स में जाइए, बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है। लोग पार्क्स में हैं, सब जगह। तो आई थिंक एक तो एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस है, जो कोविड का वायरस है, ये सारे वायरस इस टाइम पे बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से मौजूद हैं। एंड तीसरी चीज ये हो रही है कि नॉर्मली हम देखते थे कि हमें अगर वायरल फीवर हुआ या जुकाम हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ इस सीजन में, हम 2-3 दिन में, नहीं तो 5 दिन में ठीक हो जाते थे। इस बार जो बीमारी है वो ज्यादा खींच रही है। पीपल आर टेकिंग 7, 8, 10 डेज पूरा रिकवरी करने में लिए। वो एक रीजन है, जो वायरस इन्फेक्शन। दूसरा है जो पोल्यूशन। हो सकता है इस साल दिल्ली में पोल्यूशन पहले से कम है, बट फिर भी पोल्यूशन काफी ज्यादा है, और उसके वजह से भी जो चेस्ट की इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, स्पेशली एल्डरली पीपल या जिनको अस्थमा है, वो भी बीमार हो रहे हैं। तो मल्टीपल रीजंस है, और इन सब से हमें बचना तो जरूर चाहिए। जी, डॉक्टर शर्वरी, ये बताइए कि ये जो गले का इन्फेक्शन है ये मुंबई में तो पहले से भी बहुत कॉमन रहा है, लेकिन इस बार पूरे देश में ऐसा देखने को मिल रहा है, खास करके जहां सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। गला इन्फेक्ट होता है लोगों का, आवाज़ बिल्कुल एकदम से बंद हो जाती है 2-3 दिन के लिए और फिर बहुत लंबा अरसा लगता है उसको ठीक होने में। साथ में बुखार, सर्दी और जो तमाम जो दिक्कतें होती है वो होती है। इसकी क्या कोई खास वजह है और क्या इससे बचा जा सकता है? राइट। जैसे कि हमने अभी सुना सर, 2 साल से हम सब लोग क्योंकि कमरों में बंद थे, ज्यादातर एक्टिविटीज हमारे रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं। तो एक तरह से जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैम्पर हुई है। उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि नेचुरल इम्यूनिटी से जो हम कई सारे फ्लू से बच रहे थे, वो इस साल हम नहीं बच पा रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, पिछले साल क्योंकि कोविड 2 सालों से कोविड ही है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, तो फ्लू एक तरह से मास्क हो गया हमारे, वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ज्यादातर फोकस हम कोविड और कोविड से रिलेटेड अफेक्टेड लोगों पे दे रहे थे। लेकिन इस साल जैसे हम देख रहे हैं कि लोग बहुत मात्रा में बाहर निकल रहे हैं, सोशलाइजिंग, कम्युनिटी गैदरिंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चाहे वो त्योहार है या शादियां हैं, और खासकर विंटर के टाइम में ये सारी ही बीमारियां उभर के आती है। उसके कई सारे कारण होते हैं सर। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर डिप के कारण वायरसेस जो है वो ज्यादातर एक्सपोजर उनके लिए इजी हो जाता है फ्रॉम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। दूसरी चीज है कि हमारी एक्टिविटी जो हम समर्स में बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज या एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से लंग्स जो है थोड़े
हमारे बेहतर होते हैं इन सब वायरसेस को फाइट करने में। लेकिन विंटर्स में हम ज्यादातर अंदर कमरों में बंद होते हैं सर्दियों के कारण, या फिर पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा होने के कारण लंग्स कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, और उसी वजह से वायरसेस जो है उनको अटैक बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे जिनमें ऑलरेडी लंग्स कमजोर है, या फिर कोई भी फेफड़ों की बीमारियां हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो या अस्थमा हो, उनमें ये जब वायरस उनको अफेक्ट करता है तो वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, माने 7 दिन से या 7 दिन तक या 10 दिन तक उसके जो सिम्टम्स है वो हम उनमें देख सकते हैं। तो देखिए, इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये जो प्रॉब्लम है गले की या जो सर्दी का एक्सपोजर की जो दिक्कत होती है, तो ये बताइए डॉक्टर सर्वरी कि टैकल कैसे करना है? पहले दिन जब एहसास होता है उसके बाद इंसान क्या करे? क्योंकि इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब भी लाखों करोड़ों लोग सफ़र कर रहे हैं अभी। जी जी, जैसे कि मैंने कहा, इसके जो सिम्टम्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे बच्चों में इसके सिम्टम्स जो है वो ज्यादातर नज़ला, जुकाम या बुखार से शुरू हो सकते हैं, या फिर बड़ों में जिनमें ऑलरेडी फेफड़ों की कोई दिक्कत है, बीमारी है, उनमें ये सिम्टम्स थोड़े सीवियर होके उनमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, या फिर ब्रीजिंग माने जिसमें चेस्ट से आपकी आवाज आने लगती है, ऐसे सीवियर सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि फ्लू जो है वो ज्यादातर वायरस अफेक्टेड जो भी चीजें हैं वो अपने आप ही ठीक होने में, माने उसका जो कोर्स होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। 5 to 7 डेज हम कहते हैं कि ये सिम्टम्स सब में ही देखे जाते हैं, चाहे वो सिवियरिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सिम्टम्स जो है ये बरकरार रह सकते हैं 5 से 7 दिनों के लिए। तो बस यही है कि इस दौरान हमको जो जैसे जैसे किसी को अगर खांसी है या नज़ला है तो उनको उससे रिलेटेड हम दवाई देंगे, या फिर कोई कफ सिरप देंगे, या फिर उनको कहेंगे कि ठंड से वो बचे अगर वो ठंड वाले इलाकों में रहते हैं। हाइड्रेशन यानी पानी खूब अच्छे से पिए, और यही सब सिम्टम्स को कैच करें। अगर उनको लगता है कि इसकी सिवियरिटी 5 से 7 दिन बाद भी बरकरार है या बढ़ रही है, तब उनको डेफिनेटली हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए भर्ती होना चाहिए। जी। और समीक्षा जी, ये बताइए कि देखिए, एक्सपोजर एक तो टेम्परेचर का या बाहर मौसम का है, दूसरा एक्सपोजर खाने पीने का भी है, जो कई बार जिसकी वजह से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए खान पान में, ताकि हम इस तरीके के इन्फेक्शन में ना फंसे? सबसे पहले खान पान में हमें समय पे खाना खाना चाहिए। हम सब क्या करते हैं आज के समय में, सब इतना बिजी हो गया अपना अपने लाइफ में, किसी को अपने लिए टाइम नहीं है। सबसे पहले हमें इस मौसम में समय पे खाना खाना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और सबसे मेन काम है, हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसमें हमारे को एनर्जी भी मिले, प्रोटीन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। हम सब क्या करते हैं कि कोई हमें कुछ एडवाइस कर लेता है, हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। कोई हमें बोलता है ये चीज हमें खाना चाहिए, हम उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, बट हम कभी भी बैलेंस डाइट पर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग एक बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ड्यूरिंग द कोई भी सीजन में, अगर फीवर आता है, कोल्ड आता है, कफ आता है, कोई भी इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, सबसे पहले हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैलेंस ईटिंग करना बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। सबसे इसके अलावा हम अपनी डाइट के अंदर होल ग्रेन डाइट में ऐड करें, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जो भी विंटर का एक सीजन में हमें खाना चाहिए उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। सारी सब्जियों का सेवन करें, बट हम सबके घर पर एक ही प्रकार की सब्जी बनती है जो हमारे बच्चों को पसंद होती है। बच्चों को भी वो सब्जी खिलाइए जो सीजन में चल रही होती है। फ्रूट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बट आज के समय में बच्चों को फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो मदर्स फैमिली वाले क्या करते हैं, फ्रूट्स की जगह हम उनको जूसेस देना स्टार्ट कर देते हैं। जूसेस नॉट अ सॉल्यूशन। उसके लिए हमें बच्चों को कोशिश करते रहना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस कि वो फ्रूट खाए। इसके अलावा हम नट्स है वो डाइट में ऐड कर सकते हैं, देसी घी है वो हम डाइट में ऐड कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका बीएमआई किस रेंज में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट में देसी घी भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्ट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर।
हम सर्दी के मौसम में पानी कम पीते हैं बिकॉज हमें लगता है कि सर्दी है, पानी नहीं पिया जा रहा है। बट जितना आप अच्छे से वाटर का इंटेक रखेंगे उतना ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन कम रहेगी। तो मेन हमारा फोकस रहेगा बैलेंस डाइट पर, जो हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को हाई साइड पर ला कर रखे। जी डॉक्टर सानी, ये बताइए कि ये आमतौर पर सर्दी जुकाम को हम तो बड़ा नहीं मानते और बहुत इजीली लोग लेते हैं, लेकिन अब जिन लोगों को कुछ और प्रॉब्लम है तो वो कौन सा क्लास है जो वल्नरेबल है, खास करके जिनको थोड़ा एहतियात ज़्यादा बरतना चाहिए सर्दी के मौसम में, ताकि खतरा बड़ा ना हो? दो दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो हैं जो हम सीनियर सिटीजन बोल रहे हैं, जो एल्डरली हैं, जिनको ऑलरेडी अस्थमा, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह की एक्सपोजर हो रही है। दूसरा सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी अगेन जो भी उनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। तो ये दो एज ग्रुप्स हैं जिनको हमें ज्यादा ध्यान से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ट्रीटमेंट से पहले मैं ये कहूंगा प्रिकॉशंस, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन इन ग्रुप में होनी चाहिए। जो एल्डरली हैं उनको सैर करने के लिए जाना जरूरी है, बट वो सुबह के अर्ली आवर्स में नहीं जाएं, जब धूप थोड़ी निकल आती है, और जैसे 10, 11, 12 बजे वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए उस टाइम पे पार्क में जाएं। उस टाइम में कोहरा भी कम होता है, धुआं भी कम होता है, और वैसे भी हमारे को एक्टिविटी करनी चाहिए। सो वो हो गया ट्रीटमेंट के लिए। नॉर्मल ट्रीटमेंट जो हम जुकामों में दे रहे हैं, कॉफ एंड कोल्ड में दे रहे हैं, वो हम जरूर दें। बट अगर बुखार आपका 2 या 3 दिन से ज्यादा रह रहा है, और बुखार अगर ज्यादा तेज है, 100 से ऊपर कंटिन्यू है, फिर जरूर आप डॉक्टर का संपर्क कीजिए। हो सकता है कि चेस्ट में सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो हम बोलते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और उसके लिए आपको एंटीबायोटिक की जरूरत होगी। हो सकता है लंबी दौर के लिए एंटीबायोटिक यूज करें। एल्डरली लोग अपना, कोविड में अब सबको आइडिया हो चुका है कि एक ऑक्सीजन मीटर उनकी अपनी फिंगर में लगा के रखते हैं, तो वो ऑक्सीजन मीटर फिर निकाल लीजिए। स्पेशली अगर एल्डरली लोग हैं घर पे, दादा दादी, नाना नानी घर पे हैं, और उनको कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर शक हो रहा है कि वो कम हो रहा है, तो डॉक्टर से आप इमीडिएटली मिलिए। कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बट डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपकी एनर्जेटिक एक्टिविटी जो है उसमें कमी हो जाएगी, और इसलिए प्रिकॉशन लेना और टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। जी, और डॉक्टर सानी ये बताइए कि इन दिनों जैसे अभी फिर से जो कोविड का एक शोर सा मचा है और एक पूरी आप कह सकते हैं चर्चा है, लोग मन में डर भी है, लक्षण भी मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा इसको लेकर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस चीज़ को कैसे टैकल करें? ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी लोगों पे हो जाता है अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो। नहीं, मुझे लग रहा है जो अब हम लोगों को आदत पड़ गई है 2 साल से, जो हम कोविड बिहेवियर बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं, मास्किंग बोल रहे हैं, वो अब एक तरीके से हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गए हैं। हॉस्पिटल्स में भी हमने अब मास्क पहन रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कम्युनिटी में, स्पेशली अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो जरूर अपना मास्क पहनिए, और जितना दूरी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं वो मेंटेन कीजिए। जो बेसिक हाइजीन के थे, अपने हाथ को धोना, टाइम पे घर पे आप वापस आते हो जूते बाहर रखना, आई थिंक वो सिंपल बेसिक डिसिप्लिन जो हम कोविड के टाइम में हमें उन्होंने सिखा दिया है, वो अगर हम सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तो चाहे कोविड हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे H1N1 हो, चाहे मंकी पॉक्स हो, कोई भी फीवर्स है, कोई भी इन्फेक्शन है, उससे हम डेफिनेटली बच सकते हैं। जी, तो ये कुछ सलाहें हैं, आप नोट करें, आपको इससे फ़ायदा होगा। डॉक्टर सरवरी ये बताइए कि जब आदमी बीमार हो जाता है ऐसे मतलब एक्सपोजर से या सामान्य इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, सवाल आता है कि अब अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे रेगुलेट करें। काम करने वाले लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले यूथ हैं, तो अब स्कूल जाएं नहीं जाएं, दफ्तर जाएं नहीं जाएं तो कितने दिन तक नहीं जाएं, क्या एक्टिविटीज़ करें और क्या कितना रेस्ट करें, मतलब अपनी एक्टिविटी को इस पीरियड में कैसे रेगुलेट करें, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। जी, देखिए ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि
ज्यादातर जब ये इन्फेक्शंस के सिम्टम्स शुरू होते हैं तब हमारी इम्यूनिटी बहुत ही लो स्टेट में होती है, बहुत कम होती है। तो मान लीजिए अगर आपको फ्लू है, माने कोई वायरस अगर आपको इन्फेक्ट कर गया है, तो इतने लो इम्यूनिटी के कारण आपको और सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी कैच हो सकते हैं। तो डेफिनेटली रेस्ट जो है ये एक सबसे बड़ा मेडिसिन है, खासकर ऐसे टाइम पे जब आपको आपको बुखार है, आपको सर्दी खांसी वाले सिम्टम्स है, माने जब आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, तब आप सबसे ज्यादा जो जिसको हम कहते हैं कि रेस्ट सबसे बढ़िया मेडिसिन होती है। और इस दौरान एक्सपोजर जितना आप लोगों से करें उतना अच्छा है, क्योंकि आप उस टाइम लो इम्यूनिटी के कारण और भी जो कहिए किसी वाटर बॉर्न डिसीजेस है जैसे डायरिया है या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो साथ ही साथ कैच कर सकते हैं। तो इस मामले में इवन बच्चों को स्कूल में भेजना अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली हमको करना चाहिए। या फिर ऑफिस है या फिर ऐसी जगह है, शादियां हैं, कोई गैदरिंग्स है जहाँ पे हम पता है कि हम लोगों से ज्यादा मिलना जुलना करेंगे, जहाँ पे एक्सपोजर चीजों का जैसे खान पान है या पानी है या फिर ऐसी कोई चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं वो है, तो उन सबको हमको अवॉइड करके रेस्ट करना बहुत जरूरी है। खासकर फर्स्ट 5 डेज में, जिसमें हम देखते हैं कि अगर कोई सिवियरिटी माने अगर चेस्ट में वो इन्फेक्शन फैलने लगता है और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस या निमोनिया डेवलप हो सकता है, वो फर्स्ट 5 डेज में हमें उसके लक्षण जो है वो कैच करना जरूरी है। नहीं तो वो उसके कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के निमोनिया में डेवलप हो सकते हैं और फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इस दौरान सिम्टम्स का बहुत सतर्क रह के हमको ध्यान रखना है और रेस्ट जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। साथ रेस्ट के साथ जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या तो डॉक्टर से या फिर अच्छी तरह से पानी पीना, हाइड्रेशन जो है वो रखना, बुखार अगर बहुत तेज है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलना, ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जी, तो ये थी मोटी-मोटी बातें कि जब ठंडी ज़्यादा, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, उस वक़्त में आप कैसे पहले तो बच सकते हैं, और अगर आप एक्सपोज़ हो जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कैसे आपको खुद को टैकल करना है, कौन-सा वो मोमेंट है, कौन-सी भी चीज़ें हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाई ग्रेड फीवर अगर हो या इस तरह की तमाम चीज़ें, तो वो चीज़ें आपने नोट की होंगी। लेकिन अभी वक्त के जिस दौर में हम हैं, साल के जिस हिस्से में हम हैं, तो सबको नया साल मनाना है, पार्टीज़ होंगी, पिकनिक्स होंगी और लोग घूमने फिरने भी खूब निकल रहे हैं। तो ऐसे में क्या सावधानी बरतनी है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दी के सितम से कैसे बचें हम, और हमारे साथ 2 डॉक्टर हैं और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो समीक्षा जी, ये बताइए कि जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसको दवाओं से ज़्यादा मुझे लगता है कि अहम ये है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले, खान पान उसका ऐसा रहे कि एक तो कि उसकी स्थिति बिगड़े नहीं और दूसरा वो उसमें सुधार हो पाए। तो गलतियां लोग ना करें, बीमार जो हो रहे हैं वो कोई कुछ ऐसी गलती ना करे कि और भी स्थिति खराब हो जाए। तो किन बातों का ध्यान रखें और क्या खाएं पिए जिससे कि बेहतर वो होकर निकले? सबसे पहले तो हम बोलते हैं, जब बीमार होने लगते हैं, हमें लग जाता है कि हम बीमार होने वाले हैं, बाहर का खाना खाना बंद कीजिए। स्टार्ट ईटिंग घर का खाना, जो हमारी मम्मियाँ खाना घर पे बनाती है और जो हमें लगता है जो हमें पसंद नहीं आ रहा, टेस्ट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम सबको बाहर के टेस्ट की आदत होती है। तो सबसे पहले हमें बाहर का खाना थोड़ा बंद करना स्टार्ट करना होगा तभी, और उसके बाद हमें खाना खाना स्टार्ट करना है हेल्दी न्यूट्रिशन। एंड ड्यूरिंग द लाइक, अभी मैं अपने हॉस्पिटल में देख रही हूँ, आज के समय में बच्चे बीमार होकर आ रहे हैं और उनको खाने में क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, नूडल्स चाहिए। अगर उनको बोलते हैं कि घर का खाना खाना या घर का हेल्दी खाना हम उनको ऑफर भी करते हैं, वो कहते हैं हमें खाना का मन ही नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा। वो बट वही सेम बच्चा, उसको अगर सामने आप बर्गर रख दोगे, वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। वो इसका रीजन ही यही है कि हमने अपने बच्चों के परवरिश में ऐसा करे जा रहे हैं कि हम उनको इतना जंक पे लेकर जा रहे हैं। इनफैक्ट बच्चे क्या, बड़े भी जंक पे जा रहे हैं। तो बाहर का खाना अभी हमें अवॉइड करवाना होगा जब भी हमें कोल्ड कफ या फीवर जैसा कुछ भी लगता है, क्योंकि ड्यूरिंग द फीवर हमारे को लूज मोशन है, वॉमिटिंग्स है,
अलग अलग सिम्टम्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन सबको बचने के लिए हमें बाहर पे हमें फोकस नहीं करना, खाने पे हमें घर के खाने पे फोकस करना होगा। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाइट इंक्लूड करना होगा। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स कौन से होते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी रिच फ्रूट्स। उसके अलावा हम अपनी डाइट में सूप ऐड कर सकते हैं, नींबू पानी है, नारियल पानी है, वो हम डाइट में ऐड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक है, वो हम डाइट में ऐड कर सकते हैं। जनरली हमें कोल्ड कफ हो जाता है तो हमें लगता है कि दही नहीं खाना है, और ज्यादा कोल्ड कफ हो जाएगा या और ज्यादा कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपका दही रूम टेम्परेचर पे है और आपका दही खट्टा नहीं है तो हम वो डाइट में इंक्लूड कर कर दे सकते हैं। इसके अलावा हम डाइट में नट्स ऐड कर सकते हैं। नट्स में हम बादाम है, आपका अखरोट है, आपका मुनक्का है, डेट्स है, फिक्स है, वो हम डाइट में ऐड करेंगे। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो बाजरा है, जी मक्का है, उसकी चपाती और उसके टिक्की बनाकर बच्चों को हम ऑफर कर सकते हैं, ताकि उनको भी लगे वो जंक को एक हेल्दी वे में लेकर जा रहे हैं। जी। डॉक्टर सरवरी, ये बताइए कि अब तो देखिए पार्टी की तैयारियां हैं लोगों की, और पिकनिक्स की, और बाहर निकलने की, तो ऐसे में सवाल बनता है कि एक्सपोजर ना हो, बचे रहें, इसके लिए क्या सलाह हो सकती है? जी सर, बिल्कुल। अभी हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं पार्टी करने से, क्योंकि ये ऐसा टाइम है साल का। लेकिन डेफिनेटली हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो जब भी जहाँ भी जा रहे हैं वो मेक श्योर करें कि अगर किसी क्राउडेड जगह पे है, कोई गैदरिंग है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन हो। जो हम अपने अपनी सुरक्षा के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर हम कोशिश कर सकते हैं मास्क पहनने की अगर हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में हैं, या फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम हमेशा हैंड सैनिटाइजर कैरी करें, या फिर हैंड वॉशिंग जो है वो रूटीन एक उसका बना ले। और खासकर तब जब हम लोगों से मिलते हैं या फिर कोई चीज ऐसी छूते हैं जिसको हम पता है कि हम शायद वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, हम डेफिनेटली सैनिटाइजर यूज करें या फिर हैंड वॉशिंग जो है वो बरकरार रखें। मास्क ज्यादातर जगहों पे मैं प्रेफर कहूंगी कि प्रेफर करें पहनना, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बचाव कर सकते हैं, जिसे प्रिकॉशन हम कहते हैं। लेकिन हाँ, कई बार अगर हम मास्क नहीं भी पहन पा रहे हैं तो वेंटिलेटेड रूम, क्रॉस वेंटिलेशन वाली जगहों पे जहाँ पे अगर भीड़ इकट्ठा भी होती है तो एयर सर्कुलेशन की वजह से ट्रांसमिशन के जो चांसेस है उससे हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जी यही सब है सलाह जो मैं देना चाहूंगी।